एंड वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कल की क्लास में जीके और करेंट अफेयर के क्वेश्चन को देखे थे, और आज की इस क्लास में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो भी क्वेश्चन डाला गया है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके पहले वाले परीक्षाओं में पूछा भी गया था। तो वही सब क्वेश्चन है जो कि आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो सबसे पहले आप लोग जैसे कि जानते हैं सीडीपी क्या होती है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें शब्दों का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको सीडीपी का क्वेश्चन हल करना है तो आपको शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि पहले वाले ही क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपसे यहाँ क्या पूछा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या। अब पाठ्यचर्या, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख के और उसका ऑप्शन हल करने लगेंगे तो ये सही नहीं है। आप सबसे पहले बताइए कि आपको पता है क्या पाठ्यचर्या होती क्या है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो पाठ्यचर्या है क्या? सबसे पहले तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पाठ्यचर्या क्या होती है, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि पाठ्यचर्या क्या होती है और वह शिक्षा के क्षेत्र में किस ओर संकेत कर रही है। तो सबसे पहले आपको जानना तो ज़रूरी हो जाता है ना कि पाठ्यचर्या क्या है। तो इसमें आप सबसे पहले देखिएगा, पाठ्यचर्या का मतलब समझते हैं। तो फ्रेंड, पाठ्यचर्या का मतलब समझते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है, आप यहीं से निकाल लीजिए। पाठ्य प्लस चर्या दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य का मतलब क्या होता है, पढ़ने अथवा पढ़ाने योग्य। पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने अथवा पढ़ाने योग्य हो गया। और चर्या का मतलब होता है नियम पूर्वक अनुसरण, जो कि इसका मतलब होता है चर्या का नियम पूर्वक अनुसरण। तो पाठ्यचर्या का मतलब क्या हो गया आपका, पढ़ने अथवा पढ़ाने योग्य वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण क्या कहलाता है, पाठ्यचर्या। मतलब कोई ऐसी वस्तु और क्रिया है जिसको पढ़ना और पढ़ाने के योग्य भी है, जो वस्तु और क्रियाएं, और वह नियम पूर्वक अनुसरण भी करता है, तो उसको पाठ्यचर्या कहते हैं या करिकुलम भी कहते हैं। और इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पाठ्यचर्या आप समझ गए, करिकुलम होता है जो कि पढ़ने और पढ़ाने योग्य वस्तुओं और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करते हैं। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, आप देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, से करता है करिकुलम के माध्यम से। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या का मतलब हो गया विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिनमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया और उसका राइट आंसर भी मिल गया। तो आपको सीडीपी का क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है। पहले शब्दों को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया गया है, किसमें क्या पूछा जा रहा है, शब्द का मतलब क्या है, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कौन सी कक्षा में? निचली कक्षाओं में। निचली कक्षा प्राइमरी लेवल की जो कक्षाएं होती हैं उसमें खेल पद्धति अपनाई जाती है। आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको पता ही होगा, मूल रूप से यह आधार है इसका प्राइमरी लेवल का, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी भी है। शिक्षक होते हैं उनके लिए खेल पद्धति का उपयोग करना बहुत ही उपयोगी भी होता है। तो यह खेल पद्धति किस पर आधारित है? आप सभी को पता है, निचली कक्षाओं में छोटे बच्चे पढ़ते हैं और उनका विकास जो है वह शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। प्राइमरी लेवल के बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। तो खेल पद्धति इसीलिए आधारित हो जाती है और ज़रूरी भी हो जाती है कि उनका विकास जो है, विकास और वृद्धि दोनों साथ साथ होता रहेगा। तो यह किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है खेल पद्धति निचली कक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड इसका क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया, एक बच्चा जो पास्ट में कुछ काम कर रहा है, मतलब उसने कोई भी काम किया है, कोई अनुक्रिया की है और उस पर आधारित एक नई अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि बच्चा जो है, अगर बच्चा क्या व्यक्ति भी कोई भी अगर कार्य करता है तो वह जो पहले किया गया कार्य होता है उसका प्रभाव अगर दूसरे आज पास्ट प्रेजेंट में हम कोई कार्य कर रहे हैं और पास्ट में कोई काम किया गया है, तो अगर पास्ट का किया गया काम का प्रभाव इस प्रेजेंट पर पड़ता है तो वह किस प्रभाव को अपनाता है या किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सीखने का प्रभाव नियम। सीखने का प्रभाव नियम इससे संबंधित है, क्योंकि बच्चे द्वारा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करना क्या होता है? सीखने का प्रभाव नियम। जैसे कि आपने पहले एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि आपने पहले साइकिल चलाना सीखा, वो आपकी पास्ट की गई क्रिया होती है। आपने साइकिल पहले चलाना सीखा, उसके बाद आपने बाइक चलाना सीखा, तो क्या आपको साइकिल चलाने का फ़ायदा मिला? बाइक चलाने में ज़रूर प्रभाव पड़ा होगा, कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ा होगा। तो यह क्या हो गया? सीखने का प्रभाव नियम इस पर आधारित होता है, यह इससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो भी हम पास्ट में किए गए काम, जो भी काम हम पास्ट में किए हैं वह अगर हमारे प्रेजेंट के काम में प्रभाव डाल रहा है तो यह सीखने का प्रभाव नियम से आधारित हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आप सीडीपी पढ़ रहे हैं और इसमें आपने ऐसे विकार पढ़े ही होंगे, तो डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? तो फ्रेंड यह रीडिंग डिसऑर्डर है। रीडिंग डिसऑर्डर होता है जो कि पठन विकार से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। तो फ्रेंड सबसे पहले देख लेंगे इसमें कि क्या होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब आपको समझना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या हैं। तो फ्रेंड विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या हो सकते हैं? जैसे कि विकलांग हो जाए और उनमें कोई और भी कमी हो सकती है। विकलांग से बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कहते हैं और उनको अधिक असाधारण देखभाल की और अतिरिक्त सहायता की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चों के लिए भारत सरकार ने विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा इनकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक इनके लिए नियुक्त किए जाते हैं और उनके द्वारा इनकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा इनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीडीपी का। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आकलन को उपयोग और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। अब फ्रेंड इसमें देखेंगे क्वेश्चन में समझने लायक क्या है, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो समझना है आपको आकलन। पहले अभी आप आकलन समझेंगे तभी तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आपको समझना है आकलन क्या होता है। अब जिसको समझ आता है वो तो कर लेगा और जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा वो क्या करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले हम आकलन को समझते हैं। तो फ्रेंड आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे आप टीचर हैं तो आप बच्चों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, उसको क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। और उससे किसी
और आप जानकारी एकत्रित करेंगे और उसे किसी लक्ष्य या उद्देश्य से जोड़ा जाता है। जैसे आप किसी लक्ष्य या उद्देश्य से उसको जोड़ेंगे कि उसको पास कराना है या उसका 1 साल का जो भी आपका शेड्यूल है, सिलेबस है, उसको कंप्लीट कराना है या उसको सिखाना है, तो यह आपका लक्ष्य हो गया। बच्चों का आकलन करना है, तो आप बच्चों को देखेंगे, आकलन करेंगे कि उसके प्रदर्शन पर प्रक्रिया मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो आपने सिखाया वह सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो जिससे उसे बेहतर बनाने में आपको मदद भी मिलेगी कि वो उसको आप सिखा रहे हैं, वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, या उसको आप देखेंगे। तो आकलन इसको ही बोलते हैं कि आप आकलन करेंगे उस बच्चे का और उससे उसको बेहतर बनाने में उसको मदद आपको मदद भी मिलेगी और वो बेहतर भी बनेगा। आकलन से बच्चों की अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ भी पता चलता है कि उसको सीखने में किस किस चीज़ से दिक्कत हो रही है या कोई भी उससे अधिगम संबंधित कोई कठिनाई उसको आ रही है या सीखने में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। आप इस चीज़ का पता लगाएंगे, उसको ही आकलन बोलते हैं। तो आकलन को उपयोग और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। तो आप आकलन को कैसे उपयोगी और रोचक बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आकलन को। तो फ्रेंड, यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप देखिएगा। शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करेंगे। आप आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए आप विविध तरीकों का प्रयोग करेंगे शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको समझने वाली चीज़ क्या है। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, प्रतिभाशाली क्या होता है? प्रतिभाशाली आप कैसे बच्चों को मानेंगे कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है? इसका संकेत क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा ना कि आप समझेंगे ना कि प्रतिभाशाली किसको बोलते हैं। तो प्रतिभाशाली किसको कहते हैं? प्रतिभाशाली होना क्या होता है? तो प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। तो ऐसे किसको आप कहेंगे कि यह प्रतिभाशाली है? तो व्यक्ति और बच्चा जिसका सोचने की, तर्क करने की और निर्णय लेने की क्षमता श्रेष्ठ होती है, जो सोच सके, तर्क कर सके और निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता होती है वह श्रेष्ठ होगी। और ऐसे ही बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चे भी कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनकी सोचने की क्षमता क्या है, उनकी तर्क करने की क्षमता क्या है, निर्णय लेने में वो किस तरह के हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति है या बच्चा है, जो भी है। व्यक्ति को भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं, बच्चे को भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो प्रतिभाशाली की यही पहचान होती है। तो इसका आपको ऑप्शन में देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों के साथ झगड़ा करना। अब ये प्रतिभाशाली बच्चों का संकेत नहीं होता है। यह प्रतिभाशाली बच्चों का संकेत नहीं होता है। प्रतिभाशाली बच्चों का 3 संकेत है और जो यहाँ पर दिया गया है, जो सृजनात्मक विचार वाले होते हैं, अभिव्यक्ति में नवीनता होती है और जिज्ञासा होती है, जिसके अंदर वह प्रतिभाशाली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और फ्रेंड, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है प्रतिभाशाली से, जो मुझे याद आ गया। आप लोग देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि कह नहीं सकते कि कभी परीक्षा में पूछा नहीं गया है। हर परीक्षा में पूछा जाता है इसकी IQ कितनी होती है। तो फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ कितना होता है। यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं आया कि जिस बार यह परीक्षा में नहीं पूछा गया होगा। और यह किसके अनुसार? तो यह टर्मन के अनुसार बता दे रहे हैं। टर्मन के अनुसार आप बताइएगा कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिसका श्रेय इनको जाता है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो फ्रेंड, यह मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। तो इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कृतिका अक्सर घर में बात नहीं करती है, ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। क्यों करती है? क्यों करती है कृतिका स्कूल में ज़्यादा बात या घर में ज़्यादा बात नहीं करती है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो आप यहाँ पर समझिएगा, जिसके विचारों को जहाँ मान्यता मिलेगी वह उस चीज़ में वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होगा बात करने में, उसको वहाँ पे उनके विचारों को मान्यता भी मिलती है। और रही बात कृतिका की, नहीं, ये क्वेश्चन तो इतना आसान है कि आप अपने पर भी ले सकते हैं कि जैसे कि आपको आपके विचारों को जहाँ रखा, अगर आपने किसी के भी सामने अपने विचार को रखा और वहाँ पर आपके विचार को मान्यता मिली कि सामने वाला आपके विचार को मान रहा है, आपकी बातें मान रहा है, तो वो आप भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे वहाँ पे बात करने के लिए। और अगर आप समझ लीजिए, खुद को ही समझ लीजिए, हमको भी समझ लीजिए, हमारी भी बात है, अगर हमारे विचारों को वहाँ पर मान्यता नहीं मिलेगी तो हम वहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ पर कृतिका की बात हो रही है, तो ये ऐसा आसान क्वेश्चन आता रहता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप खुद पर भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन तो पेपर में आ ही जाते हैं, तो आप यहाँ पर अपने से भी रिलेट होकर के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आपके विचारों को जहाँ मान्यता मिलेगी आप वहीं बात करोगे ज़्यादा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो फ्रेंड, आप भी विद्यालय गए हैं, आपको भी पता होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आता रहता है, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। आप भी शिक्षक बनने वाले हैं, हम भी शिक्षक हैं, और हम जहाँ से पढ़ के आए हैं वहाँ भी शिक्षक थे। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षक खूब बात करने देते हैं? नहीं। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या किसी को अपना घर पसंद नहीं आता है? तो ये तीनों के ऑप्शन तो आपको बिना देखे ही गलत कर देना है, तो यहाँ पर कोई सोचना ही नहीं है। और यहाँ पर राइट ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 2-3 बार, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए? तो फ्रेंड, यह शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। यह अपने बच्चों की क्षमताओं को समझने के लिए यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इसके साथ संबंधित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप समझेंगे सीखना, क्योंकि सीखना एक ऐसा शब्द है ना कि इसी को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन में जानना बहुत ज़रूरी है कि सीखना क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट शब्द आप यहाँ देख रहे होंगे, अभिप्रेरणा। ये दोनों ऐसे शब्द हैं सीडीपी में कि इनको लेकर के कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले हम सीखना के बारे में समझेंगे कि सीखना क्या होता है। तो फ्रेंड, देखेंगे सीखना क्या है। सीखना एक व्यापक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? व्यापक। और ये कैसी प्रक्रिया है? व्यापक और सतत प्रक्रिया है। सीखना व्यापक और सतत प्रक्रिया होती है जो कि जीवन भर चलती रहती है। सीखना क्या है? जो कि जीवन भर चलता रहता है। आज हम सीखे कल नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं है, हमको जीवन भर सीखना है। और कब तक? ये प्रकृति कैसी है? यह जन्मजात है। जो सीखना होता है यह हम कब से शुरू करते हैं? जन्म से शुरू करते हैं। और कब तक होती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। यह इसकी प्रकृति है। जन्म से शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है, जो कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया होती है।
कि जिसका कोई भी समय और सीमा नहीं होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा और व्यक्ति अपने अनुभवों से भी सीख सकता है। कैसे सीख सकते हैं? जो कोई बच्चा है वह भी अपने अनुभव से सीख रहा है, कोई व्यक्ति हो गया है वह भी अपने अनुभव से सीखता है। हम भी अपने अनुभव से सीखते हैं, आप भी अपने अनुभव से सीखते हैं। तो यह सीखना क्या है? यह अनुभव से सीखा जाता है। सीखना और सीखना क्या होता है? अनुभव से आपने सीखा और अपने व्यवहार में बदलाव लाए, उसी को आप सीखना कहेंगे। जो कि अगर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सीखा और अपने व्यवहार में आप चेंज नहीं ला रहे हो, तो वह सीखने की प्रक्रिया में नहीं आएगा। आपने कोई भी चीज़ सीखी और अनुभव से सीखी और उसको आप अपने व्यवहार में ला रहे हैं, तो वह आप सही में सीखे हैं। मतलब रियल में आपने उस चीज़ को सीखा है। ऐसा नहीं कि आप सीख लिए और उसको अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाए, तो वो सीखना नहीं होता है। तो सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया हो गई जो कि आपके व्यवहार में परिवर्तन भी लाती है। तो आपने सीखना देख लिया। और एक सबसे चीज़ होती है, क्या है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, अभिप्रेरणा। जो कि आप लोग इस समय बहुत होते हैं, बहुत ऐसे चैनल भी हैं अभिप्रेरित करते हैं। अभिप्रेरणा होती क्या है? मोटिवेशन। आप लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग को पता भी है कि मोटिवेशन क्या होता है? क्या होता है मोटिवेशन? मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी व्यक्ति के लक्ष्य को पाने के लिए उसके व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जावान बनाती है। उसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं। कि किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी चीज़ से वो मोटिवेट हो गया, मतलब उसको उसके व्यवहार में सक्रियता आ गई, ऊर्जापन आ गया, वह ऊर्जावान हो गया, वह अभिप्रेरित हो गया। तो सीखना क्या होता है? सीखना की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या रोल है? सीखना की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या रोल है? तो फ्रेंड, सीखना क्या है? अभिप्रेरणा। सीखना की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को सीखने के लिए के प्रति रुचि का विकास करती है। क्या करती है? शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन में अभिप्रेरणा भी सीखा कि अभिप्रेरणा क्या होती है। सीखना भी आपने सीखा कि सीखना क्या है, वो जन्मजात होती है और यह अनुभव से भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है, उसको ही सीखना बोलते हैं। और यह सतत और व्यापक प्रक्रिया भी होती है। तो इससे बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग इस दोनों शब्द को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बताया मैंने कि सीखना जो ऐसा शब्द है ना, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं और पूछे भी जाते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सीखना से ही संबंधित है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या? सीखना समृद्ध हो सकता है। ऑप्शन को पढ़िएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इससे बेहतर आप क्या सीख सकते हैं? अगर आप वास्तविक दुनिया से कोई भी उदाहरण को कक्षा में लेकर जाते हैं और उस चीज़ को बच्चों से रिलेट कराते हैं और उसका उदाहरण देते हैं जो कि उनके आसपास हो रहा है, वास्तविक दुनिया में हो रहा है, वो देख रहे हैं, उससे अच्छा उदाहरण उनके लिए हो ही नहीं सकता है। तो यह जो होता है, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है और इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। तो सीखना समृद्ध हो सकता है और इससे अच्छा उदाहरण इनके लिए नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ए। और वास्तविक दुनिया से उनको रिलेट कराना, ये बहुत ही ये अच्छा ऑप्शन होता है आपको सिखाने के लिए बच्चों को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कथन को सीखने को प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने को प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। निम्न में से कौन से कथन को नहीं मानना चाहिए? आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अभी मैंने बताया कि सीखना क्या है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका आ गया है। यहीं पे 3 क्वेश्चन आ गया। और क्या नहीं होना चाहिए? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को पहले पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो फ्रेंड, आपने अभी पढ़ा और नीचे भी आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं क्या लिखा है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तो आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए कि सीखना एक जब व्यापक प्रक्रिया है तो आप एकमात्र स्थान कहाँ हो गया? अधिगम जहाँ पे प्राप्त होगा, शैक्षिक संस्थान में। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसका गलत हो जाएगा मतलब इसमें आपको नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर।
सीखना लक्ष्यमुखी होता है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। ये तीनों ऑप्शन सीखना के से संबंधित है, जो कि सीखने की विशेषता में आते हैं। संस्थान यानी कि स्कूल जो होते हैं, स्कूल विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अधिगम प्राप्त होता है, तो ऐसा नहीं है। हम जो सीख सकते हैं कहीं से भी सीख सकते हैं, बाहर भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि जहाँ हम बस वहीं पर सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी टीचर को, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतः मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो सब है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक होते हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर क्या, किसी भी शिक्षक के लिए ये सभी विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा गया है इसमें प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपकी क्या हो जाएगी? धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और वह परेशान भी बहुत करते हैं, आपको भी पता है। तो वहाँ पर टीचरों को, शिक्षक के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती क्या हो जाती है? धैर्य और दृढ़ता की। तो यह सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं। अब आप समझिए कि चिंतन क्या होता है। तार्किक चिंतन तो आपको पता ही है। तार्किक चिंतन क्या होता है, जो कि सीडीपी में पूछा जाता है, तार्किक और अतार्किक। आपने पढ़ा होगा तार्किक और अतार्किक। तो चिंतन क्या होता है? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन देख लेंगे। किसी स्थिति या समस्या का विश्लेषण तर्क का उपयोग करके करना। किसी स्थिति या समस्या का विश्लेषण तर्क का उपयोग करके करना और संभावित समाधान निकालना। तर्क का उपयोग करके संभावित समाधान निकालना ही तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक रूप से वस्तुओं का चिंतन। तो यह किस चीज़ में होती है? तो फ्रेंड, तार्किक चिंतन बच्चा किस अवस्था में करता है, उसमें यही पूछा गया है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं होती हैं, संवेदी, प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त और पूर्व। तो इसमें सबसे किस अवस्था में बच्चा सीखता है, तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीडीपी और एसएसटी के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।